जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, यूनिट एंड मेजरमेंट के मेन डायमेंशंस, जो आपके 11th क्लास में भी बहुत फ़ायदा देंगे, 12th क्लास में भी बहुत फ़ायदा देंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत काम आएंगे। जो मेन डायमेंशंस हैं उसको हम आज लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे वो पैटर्न मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारी रहेगी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ रहेगा आपको उसका फॉर्मूला और लास्ट में डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपकी प्रॉपर्टी, ये तो आप समझ ही चुके हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर पावर रेज की जाती है डिराइव्ड यूनिट को समझने के लिए, वही आपकी क्या होती है, वही आपके क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अच्छे से डायमेंशंस के बारे में। सबसे पहला और सिंपल सा डायमेंशन लिख लीजिए आप। ज़्यादातर इसमें सारे ही डिराइव्ड होंगे ना डायमेंशन, क्योंकि जो वो आ रहे फंडामेंटल डायमेंशन से वो आपको पता होंगे। पहला क्या है आपका, इसे लेंथ हो गई, मास हो गया, आपका टाइम हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल हो गया, फिर आपका टेम्परेचर हो गया, आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया और आपका करंट हो गया। ये तो आपको सातों पता ही है और मैं पहले लिखा भी चुका हूँ और अभी बता भी दिया। ठीक है, उन्हीं का यूज़ करके, उन्हीं सातों का यूज़ करके हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे और उनके डायमेंशन फॉर्मूला को देखेंगे। पहला इसे क्या हो गया आपका, एरिया, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपके, एरिया का फॉर्मूला होता है आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर के अंदर आप जानते हो मीटर स्क्वायर है, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। मीटर किस में होता है, आपका लेंथ में नापा जाता है, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया इसमें। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा है वो आपका आ जाएगा किसका, आप लिख लीजिए वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, आपको सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी आपकी होती क्या है, जो चेंज है आपके पाथ में, शॉर्टेस्ट चेंज है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट चेंज जो आपके पाथ में, या फिर कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन में हमने चला है ना, शॉर्टेस्ट वही होता है। अगर आप किसी भी तरीके की लाइन खींचो जो स्ट्रेट लाइन होगी वही आपकी क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ होगी। और अपॉन में टाइम कर देते हैं, उसी को क्या वेलोसिटी कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमने ट्रैवल किया, मतलब लेंथ कवर की, तो एल हो जाएगा इसके लिए, लेंथ है ना, लेंथ होता है, ये आपकी फंडामेंटल यूनिट है। और इसके लिए टाइम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया एल टी माइनस वन, है ना। ये टी ऊपर जाएगा माइनस का 1, ये आप लिख लीजिए। अब इसके बाद आएगा आपका एक डेंसिटी, ये भी अच्छा है डेंसिटी। ठीक है, अब इधर काफ़ी जगह है तो ये थोड़ा सा पास में लिख देते हैं। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आपका होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम ये होता है। अब मास फंडामेंटल यूनिट है जिसको आप किससे, एम से डिनोट करते हो। अब वॉल्यूम क्या होता है, जब हम लेंथ का, मतलब जैसे मान लो कोई आपके पास क्यूब है, उसका जब आप क्या करते हो, लेंथ का क्यूब वो लेते हो, पावर 3 करते हो, तो वही आपका वॉल्यूम आता है। ठीक है, कोई क्यूब एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कोन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड के लिए अलग फॉर्मूला होता है, और अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे सिलेंडर का जो सिलेंडर होता है उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। तो यहाँ पर आप लेंथ के हिसाब से लीजिए क्यूब से, तो एल क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसको आप फंडामेंटल यूनिट में कैसे लिखोगे, एम एल माइनस 3। ठीक है, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, लिख लीजिए। अब इसके बाद आपका आएगा, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देख लीजिए चलो, चलिए देखते हैं। और आपके ना जैसे अब आ जाएगा हमारे पास एक, अच्छा हाँ, जो स्पीड है उसका भी फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस होती है लेंथ में और टाइम फिर अपॉन में आ जाएगा, तो सेम डिस्प्लेस मतलब सेम वेलोसिटी की तरह उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो वो नहीं लिख रहे हैं। अब एक्सेलरेशन का देखिए, एक्सेलरेशन सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है,
अब चेंज इन वेलोसिटी में जब अपॉन चेंज इन टाइम होता तो इससे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है। अब आपको वेलोसिटी का डायमेंशन पता ही है, मीटर अपॉन मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा, मीटर अपॉन सेकेंड होता है। और चेंज इन टाइम, अगर मान लो टाइम को टाइम से आप चेंज मतलब डिफरेंस वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, सबट्रैक्ट वगैरह कर रहे हो, वही तो चेंज इन टाइम होगा। मान लो पहले 5 सेकंड टाइम था, फिर 2 है, तो 5 - 2 कितना 3। लेकिन आपकी जो यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, वो तो चेंज नहीं होगी, मतलब टाइम की, है ना, कोई भी यूनिट ऐसे नहीं चेंज होती। अगर आप यूनिट से यूनिट को घटा लो तो यूनिट तो वही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर अपॉन में फिर से सेकंड लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये होता है ना, अगर मीटर अपॉन सेकंड के अपॉन में कुछ लिखा हुआ तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो मीटर अपॉन कितना आ गया आपका, सेकंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो इसका डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, मीटर को लेंथ में और इसको ये, तो आ गया LT-2। इतना नोट कर लीजिए, इतना क्या। अब इसके आगे आता है फोर्स। अब आपका आ जाएगा फोर्स। फोर्स आ गया तो सबसे पहले फोर्स की डिफिनीशन तो पता ही होगी, पुश और पुल अगर हम करते हैं तो उसे फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर इसको आपको उसके बेसिस में समझना हो, जैसे इसका फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें ये रहता है, मान लीजिए किसी बॉडी को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना, किसी बॉडी का मास m है, उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, है ना, उस समय जो चीज़ होती है उसे हम फोर्स करते हैं। एक्सेलरेट करना मतलब क्या होता है, कोई मास वेलोसिटी से चल रहा है जैसे 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, लेकिन वो 1 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, तो यही एक्सेलरेट करना आ जाता है, ठीक है। जैसे आप बाइक में नहीं करते हो एक्सेलरेट, एकदम से आप अपना वो करते हो तो एक्सेलरेट होता है, ठीक है। अब मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। मास आपका किस में आता है, फंडामेंटल यूनिट है तो सीधा m लिख दोगे। एक्सेलरेशन का हमने अभी देख लिया, तो ये तो सिंपल से बन सकता है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हम लिख रहे हैं, हो जाएगा LT-2, ठीक है, ये ऐसे। और अच्छा एक और बात, जैसे मान लीजिए इसका LT-2 है, ठीक है, लेकिन जो जर्नल लिखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, वो लिखा जाता है ML और T के फॉर्म में, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर L भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है। वेलोसिटी में मास का कुछ काम होता है, जब तक नहीं होता है जब तक आप रिलेटिविटी थ्योरी में ना चले जाएं, क्योंकि वहाँ तो मास के बिना काम ही नहीं चलेगा। वहाँ आइंस्टाइन ने थ्योरी क्या दी कि जब तक आपका मास 0 नहीं होगा, जब तक आप लाइट की स्पीड पा नहीं सकते। तो वहाँ उतनी दूर तक तो हम लोग जा नहीं रहे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ आप m 0 कर देंगे, क्योंकि मास का यूज़ अभी मतलब हम लोग कितनी वेलोसिटी से चलते हैं, आप चलते होगे 10 मीटर बता दिया, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और दौड़ोगे तो 2-3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। लेकिन इसमें लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप m0 लगा दोगे, ठीक है, ये समझा दिया। अब इसके आगे आपके पास आएगा एक और, जिसको कहते हैं मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मोमेंटम को अगर समझना हो तो आपका ये ऐसे समझ सकते हो आप, जो आप क्या कहते हैं रिएक्ट करते हो, किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हो, है ना, अपने क्या कहते हैं स्पीड के साथ, वो उसको भी हम लोग मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के बेसिस में क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए इसे कुछ टर्म्स आ रहे हैं, फोर्स है, मोमेंटम है, ये इसके जस्ट बाद 3rd चैप्टर उसमें अच्छे से समझ में आएंगे। अभी यहाँ हमारा क्या काम चल रहा है मेन, कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे से समझ लें। तो मास के लिए क्या हो जाएगा m, और वेलोसिटी का आपको पता है LT-1। तो ये क्या आ गया, अब ये आपके इतने फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन का, फोर्स का और मोमेंटम का लिख दिया, इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखिए आप एक हम देख लेते हैं वर्क का। वर्क तो सब लोग जानते ही होंगे क्या होता है, जो हम डेली टू डेली लाइफ में करते हैं, एक तो वो वर्क होता है। लेकिन फिजिक्स में वर्क की कुछ और भी डिफिनेशन है, ठीक है। अभी तो हम फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। और ये इस फॉर्म में हो गया, इसको एक ऐसे भी लिखा जाता है FD cos थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका FD cos थीटा। ये कॉस लगा हुआ है तो इसमें ये ऐसे रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाता है, जो साइन वाले होते हैं। FD cos थीटा होता है। अब फोर्स का आपको पता है क्या रहता है,
ml_t-2, ठीक है। लेकिन और जो डिस्टेंस है ये क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो है ना, वर्क इंटू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपका वर्क। तो d के लिए तो लेंथ होती है, तो हो गया आपका फॉर्मूला ml_t-2, ये तो एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया t माइनस ये लेंथ के लिए ना, तो ये l हो गया। अब इनको आप आपस में जोड़ोगे तो बनेगा फॉर्मूला ml²t-2, तो ये वर्क का हो गया। फोर्स का, वर्क का, एनर्जी का आपको याद ही रखना है। अब इसे एनर्जी का हो गया, एनर्जी का वर्क की तरफ सेम होता है बिल्कुल, अभी आप याद रख लीजिए ml_t-2। अब एनर्जी का बता दिया तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी तरह की भी एनर्जी है उनका यही होगा। लेकिन जितनी तरह की भी एनर्जी है, अब आपको ये लगेगा जितनी तरह मतलब सारी, तो सारी नहीं, 90% एनर्जी का तो ये होगा। कुछ एनर्जी ऐसी आ जाएंगी जिसमें आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, वो आप आगे देखोगे, ठीक है, आगे क्लासेस में 12th तक, वैसे 12th तक आएगा। ये भी मतलब सेम होता है एनर्जी के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद जो आ गया एक फॉर्मूला वो होता है इम्पल्स का। इम्पल्स आपकी जो होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। मतलब एक हमने समय का अंतराल दे दिया, इसको कहते हैं टाइम इंटरवल, उसके बीच में आपने कितनी फोर्स लगाई, ठीक है। अब ये मोमेंटम से मिलता जुलता लगता है इसका डायमेंशन, लेकिन दोनों अलग हैं। मोमेंटम होता है कि जो वेलोसिटी है उसमें आपने कैसे रिएक्ट किया, जैसे कैच, वो बॉलर क्या करता है, कैच करने के लिए अपना हाथ पीछे ले जाता है, ठीक है, तो वो अपनी वेलोसिटी को, जो मतलब बॉल की होती है उसको कम करता है, तो उस समय वो जो मूवमेंट करता है, इसी से नाम पड़ा मोमेंटम, ठीक है। मतलब हाथ पीछे करेगा, अगर वो हाथ पीछे नहीं करेगा उसके हाथ में इंजरी हो सकती है, और जाहिर सी बात है कि जो कैच है वो हाथ से छूट जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़ फोर्स से आई है तो फिर फोर्स से दूर भी जाएगी, ठीक है। मान ली किसी ने फेंक के बॉल मारा तो वो आपकी क्या, आपसे तुरंत दूर हटेगी, ठीक है। यही धीरे से मारा तो कहो तो वो आपके पास ही गिर जाए, ऐसा होता है ना जनरली। सेम ऐसा ही होता है कि बॉल आई तो आप पीछे करके उसको मोमेंटम दोगे। अब इम्पल्स में क्या होता है कि फोर्स जो है वो आपने लगाई है तो कितने टाइम इंटरवल तक लगाई है, ये होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी, जब लिखा है ना टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, फॉर्मूला लेकिन सेम ही होता है ml_t-1। अभी कैसे मैंने लिख दिया, ml_t-2 इसका होता है, मल्टीप्लाई में टाइम करोगे तो आप एक t-2 से एक मल्टीप्लाई टाइम करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो आता है वो है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, मान लीजिए किसी सर्कल में आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो जो हम वेलोसिटी को लेते हैं वो रेडियस के पर्सपेक्टिव में लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर आप किसी सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला आपकी जो अपनी वेलोसिटी है, मतलब जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, उस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में यूँ होता है v/r। अब ये v/r है, r रेडियस होगी उस सर्कल की। मान लीजिए आप ग्राउंड में दौड़ रहे हो तो जो आपकी वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ग्राउंड तो सर्कल का होता है जनरली, ठीक है। तो ये v आपका मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स, और ये रेडियस मीटर में, मीटर से मीटर कट जाता है, बचता है केवल सेकेंड इनवर्स, जिसका होता है आपका t-1, ठीक है। अब मैंने जो बताया था, अगर कोई कह दे कि जनरल फॉर्म लिखो तो आप t-1 नहीं लिखोगे, लिखोगे m0 L0 t-1। ये लेकिन तब लिखना है जब आप कहे, आपसे कोई कहे या टीचर कहे या एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि जनरल फॉर्म लिखिए एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो जनरल फॉर्म तो होगी कि आप m को दिखाओ और ये दिखाओ कि m जो है उसका रोल, यानी कि मास का रोल डायमेंशनल फॉर्मूला में एंगुलर वेलोसिटी के 0 है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं रफ कर देता हूँ। अब हम देख लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी देखा, उसी से रिलेटेड एंगुलर एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन की बात आती है तो आप क्या कर देते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो वेलोसिटी क्या कैसी थी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से दिखाई जाती है अपॉन टाइम, ठीक है। तो उसका जो था हमारा निकल आया था सेकेंड टाइम इनवर्स यानी सेकेंड, और यहाँ पर ये भी, तो इसका आ गया आपका सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हो गया t-2
सिंपल सा, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2 होता है। अब एंगुलर कहीं बात आ जाए तो वहाँ लेंथ नहीं होती है जनरली। देखो जनरली हर जगह इसलिए लगा देते हैं कि आपकी जो बात है वो फिजिक्स में हमेशा तो सही होने वाली नहीं है, ठीक है। अब इसे जनरली हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर ढूंढना हो तो आप कहोगे जनरली इस ऑर्बिटल में मिलेगा। जनरली क्यों कह दिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। फिजिक्स में क्या चीज़ है, आपकी सर्टेन कुछ भी नहीं है ना। इसमें आपके उससे श्रोडिंगर ने कहा है कि जो ज़्यादातर चीज़ें हैं फिजिक्स में अनसर्टेन है। अनसर्टेन है मतलब कि पता नहीं है। अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल यही है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो उसके बाल्टी के अंदर बिल्ली है वो जिंदा भी है और मरी हुई है एट द सेम टाइम। तो मतलब ये फिजिक्स में बहुत फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट हैं अगर आप दिल लगा के पढ़ोगे, ठीक है। ये नोट कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरा आएगा वो आपका है, इसके बाद आप लिख लीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अब आ जाएगा एंगुलर, एक मिनट, एंगुलर मोमेंटम। हाँ, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब आपने मोमेंटम का फॉर्मूला तो देख लिया, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए रेडियस बार बार आती जा रही है, ठीक है, तो इसमें भी रेडियस ही आएगी, mv/r, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब मास इनटू वेलोसिटी का मतलब आपको उसका पता हुआ है, ठीक है, कितना होता है मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम है, उसका आपको पता ही है ml है ना आपका t-1, ठीक है। अब ये साथ में रेडियस लग गई, इसकी क्या होती है l में, तो ये आपको हो गया ml² t-1। ये आपके एंगुलर मोमेंटम का हो गया, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अब इसके बाद आता है आपका एक जो होता है वो आपका आ जाएगा इसके बाद प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो होगा उसका होता है फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। अब प्रेशर भी अगर समझना है, मैं स्मॉल मतलब टाइम में आपको बता रहा हूँ। प्रेशर ये होता है कि जो फोर्स लग रही है वो पर स्क्वायर एरिया में कैसी लग रही है ना, पर स्क्वायर जिसे फोर्स होती है बहुत जगह PSI में नापी जाती है। ऐसे जो टाइगर का होता है बाइट 1200 PSI फोर्स, तो ये आप किस में नापते हो, PSI में नापते हो, पर स्क्वायर इंच में। अब यहाँ पर क्या होगा, एरिया होगा जनरल टर्म। अब वो इंच में भी हो सकता है किसी में भी, तो फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का पता है ml², ठीक है, और एरिया का पता है l², दोनों से मिलके बन जाएगा m। अब ये ऊपर जाएगा तो l-1 और t-2, कोई दिक्कत इसमें, बन गया आराम से। अब कुछ मज़ेदार देख लेते हैं इसके आगे, इसको आप जब तक नोट कर लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं जैसे हमारा टॉर्क के बारे में। टॉर्क आपका क्या होता है, ये भी एक तरह का वर्क की तरह ही काउंट किया जाता है, लेकिन ये भी एंगुलर चीज़ में लगता है। इसका फॉर्मूला आपका होता है फोर्स इनटू, है ना, फोर्स इनटू, अब इसमें ये क्रॉस लगेगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और आप देखिए कैसे होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है इनटू साइन थीटा रहता है। क्रॉस प्रोडक्ट का साइन थीटा आता है, ठीक है। देखो बताना तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन जल्दी से ये बता देते हैं कि जो टॉर्क है वो हमेशा 90 डिग्री पे लगेगा आपका, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे लगता है, आप समझ रहे हो। ऐसे मान लीजिए आपसे हमने कह दिया कि आप अपना गेट खोलिए, ठीक है, तो आप अगर एकदम साइड से खोलोगे ना तो आराम से खुल जाएगा, लेकिन आपसे मैं कह दूँ लोहे का गेट है और कह दूँ इधर से एकदम इस साइड से पकड़ो, एकदम कोने से, मतलब जहाँ से गेट खुलता है एकदम उधर से, तो आप नहीं खोल पाओगे, क्योंकि फिर उसमें जो एंगल बनता है ना टॉर्क का, क्योंकि आगे सर्कल की तरह गेट खुलता है सबको पता है, उसमें लगता है टॉर्क का कॉन्सेप्ट, और जहाँ टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगता है वहाँ पर जितना बड़ा एंगल बनेगा 90 का एंगल या उसके आसपास, तो आपको जो मेहनत है वो कम करनी पड़ेगी। ये रहता है सिंपल था, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी उसी तरह सेम है, फोर्स का होगा ml-t-2, और ये डिस्टेंस का कितना होगा, l में होता है, ठीक है, तो आपका आ गया ml-l² और t-2, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है आपका आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये एक रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का c से, और स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी वैक्यूम, है ना, जैसे स्पेस में, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो ये भी ऊपर क्या है, स्पीड है, ये नीचे क्या है, स्पीड है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड इनवर्स, एक कटी तो जाएंगे स्पीड। तो इसकी जो यूनिट रहती है वो डायमेंशन लेस कहते हैं जिसको, मतलब इसका कोई डायमेंशन ना हो, लेकिन कह दिया जो जनरल फॉर्मूला लिखो डायमेंशनल एनालिसिस का, किसके,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो आप लोग तो लिख लोगे क्योंकि मैंने बता दिया है ना, हमने सीख लिया है इसे, M0 L0 T0। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि भैया हमेशा हम लोग एम एल और टी को ही रेफरेंस क्यों लेते हैं, इसमें करंट का ए भी तो आता है ना, और इसमें आपके किसका करंट का ए आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL आता है, मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो बहुत कम आती है उसका भी तो CD आना चाहिए। ये इसलिए नहीं आता क्योंकि जनरली फिजिक्स का जो होता है ना, जनरली उन लोगों ने इन तीनों को मतलब क्या कहते हैं वो दे दिया है, मान्यता दे दी कि इन तीनों के बेसिस में आप किसी को भी बता सकते हो। लेकिन हाँ कहीं होगा जहाँ आपको ए का यूज़ करना ही पड़ेगा, यानी एम्पियर का यूज़ करना ही पड़ेगा। देखिए कहाँ आ गया ये इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको आप किससे डिनोट करते हो, Q से, है ना, Q से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, है ना, Q इक्वल टू आई टी, ये होता है ना, ये टॉर्क का साइन हो गया ये T, ठीक है, Q इक्वल टू आई टी। अब I माने क्या होता है, आपका करंट होता है, ठीक है, लेकिन उसकी यूनिट कैसे डिनोट करते हैं, A से, तो ये A हो गया, और टाइम को तो टाइम ही से। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये A आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो A के बिना काम ही नहीं चलेगा क्योंकि जो चार्ज है वो तो करंट से कनेक्ट होता ही है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप देख लीजिए लास्ट है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से। सबसे अच्छा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो आप जानते हो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है G(m1m2) अपॉन r²। ये फॉर्मूला जो है 9th क्लास में पढ़ रखा है ग्रेविटेशन चैप्टर में, लेकिन 11th का जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है उसमें बहुत डीप मीनिंग के साथ इसको समझाया जाएगा, जो आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है आपको। अब ये G(m1m2) अपॉन r², ये आपकी G की वैल्यू होती है, यही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M है किसी बॉडी का मास है यूनिवर्स में, M2 क्या है, बॉडी का मास है, और जो R है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आपको G का निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो पहले इसको G के रेफरेंस में बना लिए, जो ऐसे आएगा G इक्वल टू FR² अपॉन M1m2। कैसे हुआ, G अपनी जगह रखा हुआ है, R² को इधर भेज दिया, M1m2 को नीचे कर दिया, तो क्रॉस हुआ है। ये तो बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है लिख लीजिए, ML(T-2), ठीक है। रेडियस है, यानी कि जब मान लो केवल रेडियस होती तो L होता, R² तो आपका कितना हो जाएगा, L²। मास इंटू मास 2 बार है, यानी क्या हो गया, M²। अब इसको जनरली आप निकाल सकते हो, M है यहाँ नीचे भी M है, तो इसको आप कितना लिखोगे, M-1, M ये आएगा माइनस का 2 होगा, और ये प्लस का M है, यानी कि M1 है तो ये -1 बचा, ठीक है। L इंटू ये L तो कितना हो गया आपका L³। अब ये T-2 इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला आपका किसका हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इसको भी आप याद रख लेना क्योंकि ये पेपर में आता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पूरा चैप्टर। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि कल है NCERT सॉल्यूशंस के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और कुछ समझा देंगे जिससे आप अपने मन से उसे कर सके, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे हमको आगे और पढ़ाने में मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद।